दोस्तों नमस्कार। तारीख 11 मई को आए हुए बस 15 मिनट हुए हैं। जी हाँ, 10 मई एक बड़ा दिन कुछ लोगों के लिए, छोटा दिन कुछ लोगों के लिए, निराशाजनक दिन कुछ लोगों के लिए और आशाजनक दिन कुछ लोगों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीज फायर की। बिल्कुल सही। अब तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो गर्मा गर्मी चल रही थी, उसको जैसा कि खबरों के द्वारा निकल के आया है, किसी तीसरे देश ने जाकर हस्तक्षेप किया, बात की, इधर फ़ोन लगाया, उधर फ़ोन लगाया और पूरा क्रेडिट दिया कि ये मध्यस्थता, सीज फायर उनके कहने पे हुआ है। हाँ, मोटा मोटा यही समझ में आ रहा है, जैसा कि ट्वीट देखा गया है आपका डोनाल्ड ट्रंप जी का। आई एम प्लीज टू अनाउंस, who the hell you are to announce? I am pleased to announce both countries are immediately agreed for the ceasefire. Who are you? हाँ, रूबिनो एक उनके प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट आया 3 मिनट बाद। वही छीछा लेदर लिखे हैं, वही भी यही सब कुछ। आई एम प्लीज टू अनाउंस द सीज फायर between India and Pakistan after a deep discussion with Ajit Doval, Narendra Modi, Shehbaz Sharif, असीम मुनीर, जयशंकर। अरे भाई, आप होते कौन हैं? आप कौन होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ने वाले? आप कौन होते हैं? अंदर को तो मैं बाद में संभालूंगा, पहले बाहर से निपट लेते हैं अपन। आप कौन होते हैं? आपके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, दिस इज नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बोला था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध में हमारा कोई मतलब नहीं। फिर क्यों आ गए आप? इधर फ़ोन लगा रहे हैं, उधर फ़ोन लगा रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं ट्वीट। अगर आज इंदिरा गांधी होती तो सीज फायर नहीं होता। ट्रम्प साहब, जेडी वेंस, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को एक पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई, जो कि कहा जा रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ। जी हाँ, अगर आपने कुछ किया भी था एक्स वाई, पहली बात तो आपको हर किसी देश, तीसरे देश का रहता है कि वो मीडिएटर बने, वो कन्फ्यूजन दूर करे, कोऑर्डिनेशन बनाए, बट यू कांट से इन दिस मैनर आई एम प्लीज टू अनाउंस। हम अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और अछूतता को बनाए रखने में सक्षम हैं। हमें किसी भी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। हमारा 140 करोड़ का देश है, हम काफ़ी हैं। हमारी मिलिट्री काफ़ी है, हमारी तीनों सेनाएं काफ़ी हैं, दैट्स ऑल। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे एक विधायक हो, चाहे एक सांसद हो, हम सब एकजुट थे। लेकिन आपको दिखाना था दुनिया में कि हाँ, हम ही दादा हैं, हम ही ताऊ हैं। तभी आपने 35 या 36 पे ट्वीट किया। फिर आपके प्रवक्ता साहब आए, उन्होंने ट्वीट कर दिया है? रात भर मीडिएशन किया, काफ़ी डिस्कशन किया दोनों देशों के नेताओं के साथ, आर्मी के साथ, और फिर हमने
ये सब लेथनबाजी करके हमने ट्वीट डाल दिया। साफ सुथरी बात भाई मैं कहना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान या भारत के साथ कोई भी अगर कोई भी युद्ध करेगा तो भारत ही समझौता करेगा, भारत ही सब कुछ करेगा, कोई भी तीसरे देश की हमें ज़रूरत नहीं है। हम लुल्लू पुंजू नहीं है, समझ रहे हो ना। हम यूक्रेन नहीं है साहब, जिसके प्राइम मिनिस्टर को आप गरियाद नहीं घर में बैठ के, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बात। संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद भारतीय सेना को कार्रवाई दोबारा करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कहाँ आता है। उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, 5 बजे सीज फायर हो गया था, उसके बाद भी उसने दनादन गोले और ड्रोन और सब स्टार्ट किया। जी हाँ, और भारत ने माकूल जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। तो मोटा मोटा यह है कि जब औपचारिक रूप से युद्ध रोकने की घोषणा कर दी गई थी तो भी पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार का वही किया। स्थिति भी तनावपूर्ण है। संघर्ष विराम पता नहीं आज की रात क्या होगा। बातें हैं, बातों का क्या, पाकिस्तान है वो, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता संघर्ष विराम नहीं, नथिंग। अगर उसके लिए ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती तो उसने जो हम यहाँ बैठे बैठे अंदाजे लगा रहे थे कि अरे भिखमंगा देश है, फलाना देश है, ढिमाका देश है, हमारे जो टीवी चैनल्स वाले पत्रकार बैठे हुए केबिन में हैं बकैती कर रहे थे कि ये उड़ जाएगा वो उड़ जाएगा। अरे भाई साहब, सामान था उसके पास, छोटा मोटा अगर देश होता तो लपेट देता पाकिस्तान। लेकिन हमारी जो सैन्य क्षमता है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, वो उस पर कामयाब हुई, वो उस पर भारी पड़ी, हमारी एकजुटता उस पर भारी पड़ी। तो आप अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझिए। आप यहाँ एसी थिएटरों में बैठे हुए बकैती कर रहे हैं, आप जाइए जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे किस तरीके की शैलिंग करी है उस 2 कौड़ी के देश ने, जिसके पास कुछ नहीं है। क्या बमबारी की है उसने, कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितने लोग जाने गई हैं। थापा सर थे जम्मू में, गोला गिराया, डेथ हो गई है। तो आप बस एसी में रिमोट दबा के और आप न्यूज़ पढ़े जा रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। शांत रहिए भाई, शांत रहिए। इस स्थिति में ना आप कुछ मत बोलिए भाई, आप बस युद्ध छोड़ के बाकी चीज़ें भी दिखाइए महाराज। हाँ? कि अगर हमारे पास वो सिस्टम वो सब थे, हथियार थे, हमने काफ़ी संयमित तरीके से जवाब दिया। तो मीडिया की तो बात ना ही करो तो बढ़िया है। मैं भी समझ गया हूँ मीडिया क्या है। लगा लगा के पेटी और लगा लगा के हेलमेट पहुँच गए हैं बॉर्डर पे रिपोर्टिंग करने। अरे क्या, कैसे लोग हो भाई, रिपोर्टिंग करने बॉर्डर पे पहुंच गए जहाँ पे गोलियां चल रही हैं। क्या दिखाना क्या चाह रहे हो भाई तुम? व्हाट आर यू डूइंग मैन? हाँ, एनबीए के इतने सारे नोटिफिकेशंस आए कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, तब भी अपनी अकल से नहीं सोचते हो क्या कि हर बार तुमको छड़ी लेके कोई ना कोई समझाएगा तभी जाके आप ऐसी हरकतें करने से रोकेंगे? हद है यार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी महिला की जिसने पूरे सिस्टम को अकेले ही चुनौती दे डाली थी। जी हाँ, जिस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो पहले कहता था भारत के साथ हैं, भारत आतंकवाद पर जो करना चाहे करे, बीच में आप कूद पड़े आके न्यूट्रल साइड पे बैठ के बातचीत कीजिए। जी हाँ, रूबियोनियो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान न्यूट्रल साइड पे बैठकर बातचीत करें। अरे हम बातचीत क्यों करें भाई? हमको देश से बातचीत करनी नहीं। हाँ, बातचीत नहीं होगी भाई। संयम, क्या संयम बरतें भाई? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बोलता है अमेरिका दोनों देश से संयम बरतने और कूटनीतिक वार्ता जारी रखने का आग्रह करता है। भाई क्यों? हमने अटैक किया था क्या पहलगाम में? हमने तो उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया था, दैट्स ऑल।
उन्होंने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया। आप उनको समझाइए। आप इन सब चीज़ों के बीच आप IMF उनको फंड देता है। ये जितने भी काले सांप हैं ना, यही उसको पनाह दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, सबको पता है वो देश आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद का बहुत बड़ा अड्डा है, जनरेटर है, फिर भी IMF उसको लगातार फंड दे रहा है। क्यों? उसको ब्लैक लादेन ने अमेरिका को तोड़ा, अमेरिका ने घुस के लादेन को तोड़ा पाकिस्तान में, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिका ने घुस के लादेन को तोड़ा, ओसामा बिन लादेन को। यहीं पे भारत के जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में वो हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, ये साले पिल्ले खुलेआम तकरीरें करते हैं शुक्रवार की नमाज के बाद। लेकिन सबको पता है कि इन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया, लेकिन अमेरिका नहीं बोलेगा। उसको अपना था तो उसने फोड़ दिया उसको, लेकिन जब वो किसी और का होता है तो नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। दैट्स ऑल। लेकिन हम बात करेंगे आज एक ऐसी महिला की जिसने पूरे सिस्टम को अकेले ही चुनौती दी थी। जी हाँ, जिसे कुछ लोग भारत की आयरन लेडी कहते हैं, कुछ उसे तानाशाह भी मानते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि इंदिरा गांधी को भूलना मुमकिन ही नहीं है। इंदिरा गांधी को भूलना मुमकिन नहीं है सच में आज, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थी, वो एक युग थी भाई। इंदिरा गांधी का जो युद्ध का तरीका था वो केवल सेना के दम पर नहीं था, वो एक राजनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ा करती थी। जी हाँ, आप सेना के दम पर आपने युद्ध पूरा रेडी कर लिया, बट एक इंटरनेशनल दूसरा कंट्री आके आपको समझा देता है और आप सीज फायर के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं सोचता हूँ विफलता है, विफलता है यहाँ पे। हम अपनी शर्तों पे सीज फायर करेंगे जब तक हमें पहलगाम के आतंकियों की लाशें नहीं मिल जाती। या तो उनको सरेंडर करवाओ हमारे देश में, या उन्हें मुझे ढूंढ के ला कर दो भारत की सीमा के अंदर। और अगर 5 बजे के बाद जब तक वो लाशें नहीं मिलती, और उसके बाद अगर कोई भी अटैक भारत की क्षेत्र में होता है या फिर LOC पर फायरिंग होती है, भारत उस चीज़ का जवाब सीधे के सीधे तीनों सेनाओं को उतार कर युद्ध की तरह देखेगा, और इन सब चीज़ों का माकूल जवाब भारत युद्ध के तरीके से देगा। ये होना चाहिए था हमारा स्टैंड, ठीक है ना। ये हमारा स्टैंड होना चाहिए था। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट मैं ये डिमांड करता हूँ कि सीज फायर हमारी दम पे होना चाहिए था, कोई तीसरा देश नहीं आना चाहिए था। हमें पहले उन पहलगाम के अटैकर्स की लाशें चाहिए थी। बहुत अच्छा किया आपने 500 मारे, 100 मारे, 1000 मारे, लेकिन मुझे वो 5 लाशें चाहिए थी जिन्होंने सर पे बंदूक रख रख के धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वाया, उनकी लाशें चाहिए थी मुझे। तब मैं कहता हाँ सीज फायर है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की बात करता हूँ। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध बांग्लादेश को जन्म दे दिया। मौका था भारत के पास पाकिस्तान को 6 हिस्सों में बांट देने का। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मिटा देते उसका नक्शा भारत की विश्व की जमीन से। सब कुछ था हमारे पास। नेहरू की बेटी होना आसान था, लेकिन प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल था। 1966 में जब देश ने उन्हें सत्ता सौंपी थी तो बहुतों ने कहा था कि ये गूंगी गुड़िया है, पर अगले कुछ सालों में उस गूंगी गुड़िया ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी थी। जी हाँ, कई ऐसे फैसले लिए थे जो बहुत ही भयानक फैसले थे। बांग्लादेश युद्ध 1971, उस टाइम पे हमारी शायद इतनी हस्ती नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी पीछे नहीं हटे। जब बात इज्जत और मान सम्मान की आती है तो वहाँ पर संयम, धैर्य, अहिंसा, मामला बराबरी का है और पार का है। 90,000 सैनिक बंदी बनाए थे, 90,000 पाकिस्तान के, धज्जियाँ उड़ा दी थी पाकिस्तान की। तब सीज फायर नहीं हुआ था,
और अमेरिका भी उस टाइम पे इस तरीके का नहीं था, पूरा फुल फेवर था उसका पाकिस्तान को, अपना उसने फाइटर प्लेन भेजा था। तब इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर से जुगाड़ लगा के और उतरवा दिया था दूसरा इधर अमेरिका का जो बेड़ा था, जो भी उनका आइटम थे सब पीछे हट गए थे। तब इंदिरा गांधी ने वो फैसले लिए थे जो आज भी देश की राजनीति की नींव है। जी हाँ, जब एक महिला ने पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया था, जब सिर्फ टैंक और मिसाइलें नहीं थी बल्कि कूटनीति और हिम्मत ने इतिहास रचा था। आज तो हमारे पास सब कुछ है, सारे देश हमारे साथ हैं, इसराइल हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, इतने हाईटेक इक्विपमेंट्स हमारे साथ। फिर हम क्यों झुक गए? हम क्यों झुक गए भाई? हम क्यों झुक गए? सिर्फ इसलिए कि सामने वाला देश सरेंडर कर रहा है? अरे सामने वाला देश सरेंडर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी औकात नहीं हमसे टकराने की, और वो तैयारी के लिए टाइम चाहता है। जिस दिन उसके पास हमसे ज़्यादा हमारे बराबर की चीज़ें आ गई, उस दिन वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके देश में सिर्फ और सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। उसके देश में सिर्फ ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन देश है, और हम सिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा ही बेटा है, पाकिस्तान हमारा ही भाई है, हम भारत उसकी माँ है और भारत माँ से जन्मा हुआ है, दूसरा वो है। हम ये सिखाते हैं और वो सिखाता है अपने कौम को कि हिंदुस्तान और हिंदू ये हमारे दुश्मन हैं। इंदिरा गांधी की वार टैक्टिक की बात अगर करें तो वो सिर्फ बारूद से नहीं खेलती थी, वो दिमाग से भी खेलती थी। जी हाँ, उनका एक फेमस डायलॉग है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा देश को ताकत देगा। उनका ये वादा आज भी लोगों को नम कर देता है। 25 आज 2025 है, 1971 से 2025 आई थिंक 55-60 साल के लगभग हम जा रहे हैं। कंडीशन वही है, पाकिस्तान वहीं का वहीं है। आज फिर सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान ने फिर कुछ घंटों बाद हमला किया था। बात यह है कि इंदिरा गांधी के समय क्या ये मुमकिन होता? 90,000 सैनिक जब भीख मांग रहे थे, इंदिरा गांधी ने आज़ाद कर दिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने चू नहीं करी थी 1999 तक, क्योंकि उनका जवाब इतना करारा था कि दुश्मन सोच भी नहीं पाता था, और वो एक लेडी थी। भारत का संयम, विदेश नीति, दुनिया को संदेश देना, हम अहिंसा हैं, हम सब अच्छी बात है, मैं डिनाई नहीं करता, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती भाई साहब, काट देनी चाहिए। 1971 में काटी गई थी, 2025 में काट देनी चाहिए थी। समझ रहे ना आप? तब सही होता है, तब ये 50-60 साल तक शांत बैठता, क्योंकि लोग गुस्से में कब तक सहेंगे भाई? 26 लोग जो मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर से, हमने उसका बदला लिया है, लेकिन कब तक सहेंगे भाई? पहलगाम, कश्मीर, टेंशन और बढ़ गया भाई। मीडिया की 2 लाइन, भारत युद्ध नहीं चाहता। अरे भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन 3 दिन से तुम युद्ध चिल्ला रहे हो। क्या दुश्मन युद्ध चाहता है, नहीं चाहता है? मेरा सवाल ये है, या मौका चाहता है, शांति चाहता है, या बस एक और मौका चाहता है? क्योंकि सीज फायर का मतलब सिर्फ तब होता है जब सामने वाला भी शांति चाहता हो, या फिर सामने वाला मौका चाहता हो कि हाँ तैयारी और थोड़ी पुख्ता कर लें। क्योंकि ये मौन सहमति होती है उसकी अगली गोली के लिए। अमेरिका आया, मध्यस्थता करने की बात किया, अपने आप को वर्ल्ड में प्रेजेंट कर रहा है, या आई एम द बॉस, आई एम द ताऊ, आई एम द सब कुछ, मैं ही हूँ चाचा सब। ट्रम्प साहब, जेडी वेंस, रूबेनियो लिख लिखा के चले गए। ये भारत है साहब, भारत का हिसाब भारत की सेना करेगी, आप नहीं कर सकते वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में बैठकर। समझ रहे ना आप? मीलों दूर से आप तय नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मिसाइलें और भारत की मिसाइलें जब टकराएंगी तब हिसाब होगा कि हाँ समझौता कौन करेगा। जनता में गुस्सा है,
एक और दोस्ती की बात है, दूसरी ओर धमाके करता है पाकिस्तान। क्योंकि सीज फायर का मतलब क्या है? सीज फायर तो कब से हम सुनते आ रहे हैं, एलओसी पर सीज फायर, फलाना जगह सीज फायर, लेकिन ये सिर्फ कागजों में है पाकिस्तान के लिए। उसे अभी अगर मौका मिल जाए वो चूकने वाला नहीं है। पीठ पे खंजर मारना पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता है और उसकी आदत रही है भाई साहब। तो आप हमें ना समझाएं कि हाँ न्यूट्रल जगह पे बैठ के आप बातचीत कर लें। हम बातचीत नहीं करेंगे, आप करिए बातचीत, चाइना से आप बातचीत कीजिए। 1971 में इंदिरा गांधी ने सारा देशों का दौरा कर लिया था। पहले पूरी कूटनीतिक तैयारी कर ली थी, सब कुछ। उसने कहा अगर हमला हुआ तो बातचीत, जवाब, फलाना ढिमाका नहीं, सीधा हमला होगा। वो हमला तब तक होता रहेगा जब तक मैं पाकिस्तान के चिथड़े नहीं उड़ा देती, चाहे कोई देश आ जाए। वही हुआ, पाकिस्तान को झुकना पड़ा, तोड़ दिया उसने, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। अपनी डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, ऐसा कॉम्बो पैक तैयार किया कि हाँ दुनिया का कोई देश उसके सामने बोल नहीं पाया। इंदिरा ने यूएसएसआर से हाथ मिलाया, पाकिस्तान ने हमला किया और जवाब में 13 दिन में उसने नया देश बना दिया भाई साहब, नया देश। उसका एक ही मंत्र था, चेतावनी नहीं देते हम इतिहास लिखते हैं, इतिहास। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अमेरिका क्या कहता है, फलाना क्या कहता है। उसे पता था कि मैं, मेरा देश, बस। उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। उसे बस परवाह थी देश की गरिमा की परवाह थी। उसके दौर में पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता था कि अगर मैंने उंगली काटी भारत की तो उसका हाथ और पूरा शरीर कट जाएगा। आज अमेरिका आके छी छी करके जाता है ट्विटर पे, इंदिरा चुप नहीं बैठती, वो पहले कार्रवाई करती साहब, फिर कहती हाँ भाई बताओ ट्रम्प साहब, मज़ा आया, जेडी वेंस, मज़ा आया, बलूचिस्तान अलग है, किनारे कर दिया बलूचिस्तान, पीओके इधर जोड़ दिया, ऑफिशियली जोड़ दिया, ऑफिशियली। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अब हो गया है इंडियन टेरिटरी। उन्होंने कभी सीज फायर से युद्ध नहीं रोका, बल्कि उन्होंने कहा कि युद्ध से ही सीज फायर होगा। जी हाँ, मैं तुमको इतना मारूंगी, ऑटोमेटिक सीज फायर हो जाएगा। क्योंकि बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, बात इज्जत की है साहब। इंदिरा जानती थी कि अगर कोई बार बार थप्पड़ मारे तो गाल नहीं, सीधा गूंजा दिखाया जाता है और 2 लातें मारी जाती हैं। That's what that lady had did in that 1971। 47 से 71 देश को आज़ाद हुए 20 साल हुए थे भाई साहब, फाड़ दिया था उसने बांग्लादेश को। आज हम संयम से काम ले रहे हैं, ग्लोबल ऑप्टिमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात को लेकर डिसीजंस ले रहे हैं, डिप्लोमेसी ये वो, लेकिन उसका दौर अलग था। उसने कहा था एक्शन फर्स्ट, अपॉलॉजी नेक्स्ट। पहले एक्शन, बाद में क्षमा याचना, गलतियां पहले निपटा दो, बाद में रायता समेटने के लिए हो जाता है। हम भी ताकतवर हैं, पहले निपटा दो। स्पष्ट रणनीति, बिल्कुल नो नथिंग, स्पष्ट, क्लियर थॉट्स, गिवन द इंस्ट्रक्शन। सेना को खुली छूट देने का मतलब होता है तुम्हारा मन में जो आए वो करो, और तुमको जो चाहिए वो मुझे बताओ जब तुम्हारा मन भर जाए। सेना को खुली छूट देने का मतलब होता है जब तुम्हारा मन भर जाए कि हाँ भैया बस हमने जी भर के कर लिया जो करना था, अब भाई अब रोक देते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रू फ्री हैंड टू आर्मी, ऑल द 3 आर्मी। नपा तुला नहीं, सेना डिसाइड करेगी कि मुझे पाकिस्तान के साथ क्या करना है। लाहौर इधर लेके आना है, इस्लामाबाद उधर लेके आना है, पंजाब उधर फेंकना है, किधर फेंकना है। दैट इज द मेन मोटो, दैट सेना विल डिसाइड, दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड।
एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 3 घंटे हमने ठूका ठूकी करी, हमारा नुकसान भी हुआ, उधर का नुकसान हुआ, तगड़ा नुकसान हुआ, बट हमारा अगर एक सिपाही भी मरता है, हमारा एक जवान और एक सिविलियंस भी मरता है, हम उसका हिसाब 1 लाख से लेंगे। ये हमारी रणनीति और ये हमारे खून की गर्मी होनी चाहिए भाई साहब। अगर हमारा एक सिविलियन, एक सिपाही है, एक सैनिक मरता है दुश्मन देश की गोली से, तो मैं उस देश के चिथड़े उड़ा दूंगा। ये एटीट्यूड हमारी सेना का है साहब। उस टाइम फ्री हैंड जाओ, घुस जाओ लाहौर, इस्लामाबाद। युद्ध में अगर कोई सैनिक शहीद होता है उसकी बात और होती है, लेकिन कायरता से अगर दुश्मन देश हमारा एक सैनिक मारता है तो उसकी बदनामी बहुत होती है। समझ रहे थे? हम चुपचाप बैठे अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे और तुमने आके दाग दी गोलियां। नहीं, उसकी मौत, वो शहीदी, और हम बॉर्डर पे खड़े हैं और हम धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं, इधर से उधर से एक गोली आके लगती है, तो ये खून में गर्मी आती है साहब। समझ रहे ना? सीज फायर जरूरी है, लेकिन इज्जत के साथ। दुश्मन अगर बार बार धोखा दे रहा है तो सिर्फ बयानबाजी काफ़ी नहीं है कागजों पर। अगर आज इंदिरा गांधी होती तो शायद शांति की बात होती नहीं। पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सब कुछ इधर दे दो और जाओ। मुनीर, तुम अपने लिए जगह ले लो। आसिम मुनीर, तू अपने लिए एक इलाका ढूंढ ले, वहाँ रह जाके भाई। सीधा जवाब होता है, और एक ऐसा ही कि पाकिस्तान 50 साल तक उठा नहीं पाता अपना खोपड़ी। बंदूक तो छोड़ो, खोपड़ी नहीं उठा पाता भारत का नक्शा देखने की, कि अरे ये तो हमारी तरफ था कुछ दिन पहले। पीओके, बलूचिस्तान, ये सब ताम झाम, लाहौर, ये उधर कैसे जुड़ गया? नक्शा नहीं देखते वो लोग इंडिया का। मेरे हिसाब से सरकार को इंदिरा जैसी नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े दोस्त थे, एक अमेरिका और दूसरा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किंगसर खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे भाई साहब। समझ रहे ना आप? जब भारत ने पाकिस्तान को घेरा और ढाका की ओर बढ़ने लगे थे, तब अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर की ओर भेज दिया था। यानी भारत को सीधे धमकाया था कि अगर तुमने कुछ भी किया तो ये हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। 1971। लेकिन वो लेडी डरी नहीं थी, उन्हें खट्ट से सोवियत यूनियन से संपर्क किया और यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट भेज दिया था। सीधा अमेरिका को चुनौती दी थी। सीधी अमेरिकी बेड़े के सामने यूएसएसआर का न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट आ गया था। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा भाई साहब, और भारत ने 13 से 15 दिन के अंदर सब कहानी नक्शा वक्शा दूसरा देश ला दिया है विश्व के नक्शे पर। पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी उसने। लेडी ने दिखा दिया था कि एक महिला जब भी ठान ले तो दुनिया की बड़ी ताकतें भी झुक जाती भाई। इंदिरा गांधी के दौर में भारत सिर्फ देश नहीं, एक चेतावनी था दुश्मनों के लिए। और उस टाइम पे साहब जब कुछ नहीं था, एक टाइम हम लोग हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते थे, क्योंकि हमारे पास खाने की कमी थी, अन्न की कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूँ मैं, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। एक चेतावनी थी इन दुश्मनों के लिए। आज वक्त है फिर से वैसी ही नीति अपनाने का भाई। सीज फायर तभी करना चाहिए था जब हम तय कर चुके हैं कि अगली बार अगर एक गोली भी इधर हमारी छाती में आई मकानों की, तो तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे। हमें 5 वो दरिंदे जिन्होंने पहलगाम में किया, हमें वो चाहिए। तब सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका को भी जवाब मिलता भाई, हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले। हम कोई लुल्लू पुंजू नहीं है, मैंने पहले कहा। हम किसी की खैरात पे नहीं चलते। हमारे खुद सक्षम है भाई। इजराइल हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, सारे देश हमारे साथ हैं। 3-4 देश अगर नहीं भी हैं तो क्या कर लेगा भाई? है? टर्की टरक गया, जिसको भूकंप में देते थे चंदा मरहम पट्टी के लिए, टर्की को धड़ाधड़ ड्रोन टर्की के ही चल रहे थे पाकिस्तान में। समझ रहे ना आप? समझने की जरूरत है भाई साहब। चाइना मौज ले रहा था।
चाइना तो टेस्टिंग कर रहा था कि उसके हथियार जो हैं वो पाकिस्तान में चल भी रहे हैं नहीं चल रहे हैं, सारा सारा वो टेस्टिंग कर रहा था। जब अमेरिका जैसे देश को भी जवाब मिल जाए तो समझ लेना देश की कमान सही हाथों में है भाई, समझ रहे ना आप। तो मोटा मोटा ये है कि मेरे हिसाब से तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें नहीं सहना चाहिए। भारत सरकार ने हालांकि स्पष्ट किया है कि भारत सक्षम है अपने फैसले अपनी चीज़ों को करने के लिए, लेकिन तीसरे देश को ये ट्वीट डालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है ना, हम चाहते हैं शांति रहे, लेकिन ऐसी शांति रहे कि आने वाले 50 साल तक ऐसी शांति ही रहे। ये नहीं होना चाहिए कि कल को फिर कहीं किसी जगह पुलवामा, पहलगाम, उड़ी, मुंबई, ये सब लेथन नहीं, पठानकोट, ये सब नीचे भाई। अगर ये सब पाकिस्तान फिर से करेगा तो सीज फायर नहीं, फिर मुझे चाहिए एंड फायर, फिर भाई एंड फायर चाहिए, आखिरी तक आग जलनी चाहिए पाकिस्तान में जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। समझ रहे ना आप, रेगिस्तान बना दो पाकिस्तान को, उसके सिविलियंस बुला लो भारत में और बस सिविलियंस को कहो कि तुम फ्री हो, आ जाओ, बॉर्डर क्रॉस करके कूदा हो जाके इधर, हाँ टेस्टिंग वेस्टिंग करके सिक्योरिटी विक्योरिटी स्क्रीनिंग कर आके पता चले वहाँ से चले आ रहे हैं सब ऐसे कैसे, आतंकवादी भी आ गए, कहो आ जाओ तुम, और जो साले ऐसे हैं उनको वहीं बराबर कर दो उसी धरती में। समझ रहे ना, खुराक दे दो धरती माता में कि लो, तब है भाई बात। सीज फायर नहीं एंड फायर चाहिए था मेरे को, इंदिरा गांधी स्टाइल में। मोदी साहब सब कुछ था हमारे पास, सारे देश, सारा विपक्ष, सारी जनता, एवरीथिंग इज विद अस, वी नीड रिटेलिएशन कम्प्लीटली। साहब जीडी बख्शी साहब को देखता हूँ, मेजर गौरव आर्या साहब को देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 32 मिनट का, एंड करता हूँ। लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति होगी मुझे पता है, छीछा इधर करवाएंगे सत्ता पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी। सत्ता पक्ष वाले क्रेडिट लेके घूमेंगे गलियों गलियों में, अरे देखा ये नया भारत है, ये मोदी है, ये फलाना है, कांग्रेस होती तो नहीं करती। अब कांग्रेस कहेगी अरे इंदिरा होती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो वैसा नहीं होता। तो 3 दिन के बाद अभी आपको छीछा लेदर दिखेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। सारे प्रवक्ता आएंगे, डिबेट चलेंगी, यही सब होगा। गंदगी आपको अब दिखेगी कि कितनी एकजुटता थी। क्रेडिट लेने की बात आएगी तब आपको छीछा लेदर और एकजुटता में अंतर दिखाई पड़ेगा। साहब वीडियो आ गया है, सत्ताधारी पार्टी का वीडियो आ गया है कि 2011 मुंबई अटैक, हैदराबाद अटैक, दिल्ली अटैक, पुणे अटैक, पठानकोट, ये सब सारा अटैक का उसने वीडियो बना के और लास्ट में पहलगाम अटैक डाला है और बोला है कि प्रीवियस इंडिया नाउ इंडिया। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस? नहीं होना चाहिए यार ऐसा। आर्मी है, सब कुछ आर्मी है भाई, और लीडरशिप। अगर वहीं पर विपक्ष भी ऐसे वीडियो बना देता है कि हाँ 1971 में क्या किया था, और उसके भी बड़े युद्ध जो लड़े गए थे वो कांग्रेस के टाइम पे काफ़ी हैवी युद्ध लड़े गए थे, तो आप छीछा लेदर मत कीजिए साहब, ठीक है? संयम बरतिए। और कोई भी मीडिया चैनल्स का काम है इस तरीके के डिबेट्स करवाना, आप तुरंत स्किप कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगली बार मीडिया के साथ एक बैठक होनी चाहिए कि भाई ये थे अब तुम जो नूरा कुश्ती और कुत्ते बिल्ली का खेल करवाते हो ये मत कराओ, आप इन सब चीज़ों को लेकर मत कराओ। आपको अगर ये सब कराना है तो आप नीतियों पे कराओ, आप देश के विकास पे कराओ, लेकिन युद्ध को लेकर कि मेरी सरकार में युद्ध ऐसे हुआ था, आपकी सरकार में युद्ध ऐसे हुआ, नहीं, ये सब मत कराओ साहब। वीडियो लंबा हो गया काफ़ी, क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है, लेकिन अब आएगा, रेगुलर आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ था। अब आपके पास डेली एक वीडियो आएगा।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हम खुद चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन शांति, ये जो शांति है ये मुझे लंबे समय तक बनी रहे, इसकी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।